आज के इस शॉर्ट वीडियो क्लिप के अंदर हम बात करने वाले हैं डायूरेटिक्स के बारे में। डायूरेटिक्स ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। डायूरेटिक्स सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं जिसको वाटर फॉलो करता है। यूरिन प्रोडक्शन बढ़ता है तो ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो कॉमनली इनका यूज एडिमा और प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा रीनल सिस्टम है और जो हमारे किडनीज होते हैं, इनके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन्स का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो नेफ्रॉन्स के जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है उसके थ्रू सोडियम और वाटर फिल्टर होते हैं, और फिर रीनल ट्यूब्यूल के जो डिफरेंट साइट होते हैं वहां पर इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। डायूरेटिक्स क्या करती हैं, इस रीअब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं डिफरेंट साइट पर और डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू। तो डायूरेटिक्स भी कई टाइप की होती हैं। तो नंबर 1 पर जो डायूरेटिक्स आती हैं वो हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, जैसे एसिटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड। ये डायूरेटिक्स क्या करती हैं, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एक एंजाइम होता है जिसको ये इनहिबिट कर देती है। ये एंजाइम प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से बाइकार्बोनेट के रीअब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। इस तरह से सोडियम का ग्रेटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो डायूरेटिक्स होती हैं ये वीकेस्ट डायूरेटिक्स होती हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज में ही सोडियम का एक्सक्रीशन ज्यादातर लॉस हो जाता है, और फिर ये थ्रू आउट रीनल ट्यूब्यूल होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है, और वहां पर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो पोटेशियम का जो लॉस है वो भी बढ़ेगा। इसके नतीजे में हाइपोकैलीमिया हो सकता है, और बाइकार्बोनेट ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। तो जब बाइकार्बोनेट का ज्यादा लॉस होगा तो इसके नतीजे में मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम रियरली इसका यूज करते हैं। कॉमनली इसका यूज ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए करते हैं। नंबर 2 पे जो डायूरेटिक्स आती हैं वो हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, जिसके अंदर जैसे कि मैनिटोल क्या करता है, डायरेक्टली ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लॉस को प्रोमोट करता है, वाटर लॉस को बढ़ा देता है। जब मैनिटोल फिल्टर होता है तो रीनल ट्यूब्यूल में वो स्टक करता है और वहां एक हाई ऑस्मोलिटी क्रिएट करता है, और यही हाई ऑस्मोलिटी वाटर को अट्रैक्ट करता है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो इस तरह से मैनिटोल ग्रेटर वाटर लॉस को प्रोमोट करता है, वाटर को लॉस को बढ़ा देता है एज कंपेयर टू सोडियम और पोटासियम। एडिमा को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ब्लड में इसका इनिशियल प्रेजेंस जो होता है वो वॉल्यूम को डेंजर लेवल तक बढ़ा सकता है। इसका यूजुअली जो हम इसका यूज करते हैं वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए करते हैं, जैसे कि हेड इंजरी के अंदर। इसी तरह इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, जैसे कि एक्यूट ग्लूकोमा के अंदर। ये कहाँ पर अपना असर दिखाती है, कहाँ अपना एक्शन करती है,
ये थ्रू आउट रीनल ट्यूब्यूल अपना एक्शन करती है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जिस पार्ट पर अपना ये इफेक्ट करती है वो है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो डायरेटिक्स हैं वो हैं लूप डायरेटिक्स, जैसे कि फ्यूरोसेमाइड एक्सेट्रा। ये क्या करती हैं, ये लूप ऑफ हेनली का जो ठीक एसेंडिक पोर्शन होता है, सेगमेंट होता है, उस पर ये अपना असर दिखाती हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि वहां पर एक को ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती हैं, जिससे कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, सोडियम ज्यादा एक्सक्रीट करता है और इस तरह से यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लूप डायरेटिक्स पावरफुल डायरेटिक्स होती है क्योंकि जो को ट्रांसपोर्टर होता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम को ही रीअब्सॉर्ब नहीं करता, बल्कि मेडुला के अंदर ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कंसेंट्रेशन कराता है या कलेक्टिंग डक्ट को जो लाइक बना देता है कि वो यूरिन को कंसेंट्रेट कर सके। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। लूप डायरेटिक्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, हाइपोवोलीमिया हो सकता है, हाइपोवोलीमिया ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। इसी तरह से हियरिंग लॉस हो सकता है और गाउट हो सकता है। अब बात करते हैं अगली क्लास के बारे में। अगली डायरेटिक्स हैं थायाजाइड डायरेटिक्स, जैसे कि क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये जो डायरेटिक्स होती हैं ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर अपना इफेक्ट करती हैं, अपना एक्शन करती हैं, अपना असर दिखाती हैं। वहां पर एक को ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, उसको ये इनहिबिट कर देती है और इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू 5% सोडियम का रीअब्सॉर्ब होता है। तो इस तरह से ये जो डायरेटिक्स होती हैं ये अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं और मोस्ट इफेक्टिव होती हैं हार्ट फेलियर के लिए, हार्ट फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए। ये जो डायरेटिक्स होती हैं ये सोडियम का ये जो डायरेटिक्स होती हैं कैल्शियम के लॉस को कम कर देती हैं। इसलिए यूजुअली हम इनका जब कैल्शियम की वजह से किडनी में कैल्शियम स्टोन बनने के चांसेस हो जाते हैं, तो उस टाइम हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से हाइपोकैलीमिया हो सकता है, इसी तरह से मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो सकता है। इसके बाद जो अगली टाइप है वो है पोटासियम एस्पिरिन डायरेटिक्स, जैसे कि स्पाइरेनोलेक्टोन, अमाइलोराइड। ये जो डायरेटिक्स होती हैं ये कहाँ पर अपना एक्शन करती हैं, ये अपना एक्शन कलेक्टिंग डक्ट पर करती हैं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली वहां पर एपिथेलियल सोडियम
चैनल्स होते हैं और जो एपिथेलियल सोडियम चैनल्स होते हैं उसके थ्रू सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद में सोडियम पोटाशियम पंप के थ्रू सोडियम ब्लड में चला जाता है और इसके एक्सचेंज में पोटाशियम बाहर आता है। तो जब सोडियम सेल के अंदर जाता है तो ये जो लीनियर ट्यूब्यूल उसका जो ल्यूमिन है उसके अंदर एक नेगेटिव ल्यूमिन पोटेंशियल बनता है जिससे क्लोराइड का रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है और पोटासियम और हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन हो जाता है। और ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। और ये मैकेनिज्म कौन अंजाम देता है? एक हार्मोन है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन ये कहाँ अपना असर करता है? एपिथेलियल सोडियम चैनल्स पर और सोडियम पोटासियम पंप पर। पोटासियम एस्पेरिंग डायरेटिक्स जो होती हैं जिसमें कि एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर्स शामिल हैं। ये क्या करती हैं? पोटासियम को लॉस नहीं कराती हैं, उसको पोटासियम को का लॉस को रोक देती हैं। क्यों? इसलिए कि जब ये जो सोडियम है उसका जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज कर देती हैं, जिसके नतीजे में पोटासियम का लॉस कम हो जाता है। और एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होती हैं वो सोडियम पोटासियम पंप को इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से पोटासियम का लॉस कम होता है। ये जो डायरेटिक्स होती हैं ये माइल्ड डायरेटिक्स होती हैं। पोटासियम एस्पेरिन डायरेटिक्स ये माइल्ड डायरेटिक्स होती हैं। इनका जो हम यूजुअली जो इस्तेमाल करते हैं और इनका जो यूज करते हैं वो कॉम्बिनेशन में करते हैं, जैसे कि लूप डायरेटिक्स साथ इसका यूज करेंगे। इसी तरह से इसका हम जो यूज करते हैं वो थायजाइड के यूज के साथ यूज कर सकते हैं इसको। इसका कॉमनली जो साइड इफेक्ट हैं वो हैं हाइपरकैलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। Hi everyone, I hope you like this video. Press the bell icon, subscribe my channel, get the notifications. Don't forget to watch the new video. I post my new video every Friday. Thank you so much. Take care. Bye bye.